हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाई कुलदीप सोनी। तो इससे पहले हम लोगों ने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया था। ग्लाइसिन को डिस्कस किया था, एलेनिन को डिस्कस किया था, प्रोलीन को डिस्कस किया था, आइसोल्यूसिन को डिस्कस कर लिया, थ्रियोनिन को देख लिया, और जो एरोमेटिक अमीनो एसिड थी वाइफ मतलब टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिलएलानिन, उनको डिस्कस कर लिया था। इससे पहले अगर सिंगल लेटर एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन और आपका आइसोलिसिन, थ्रियोनिन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका जो फर्स्ट लेटर होता है अमीनो एसिड के, उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वही उनका सिंगल लेटर एक्सप्रेशन भी होता है। लेकिन अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। उसका क्या है, वाइफ है, ठीक है। तो आपको ट्रिप्टोफैन में तो भैया डब्ल्यू याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई और उपाय है नहीं है। इसमें डब्ल्यू याद रखना, ट्रिप्टोफैन। वाई याद रखने का कोई दिक्कत नहीं है। टी जो था वो थ्रियोनिन ने ले लिया, फिर से टी से नाम आ रहा है, इसका टायरोसिन नाम आ रहा है। तो अगर टायरोसिन की हम लोग बात करते हैं तो टायरोसिन का सेकंड लेटर है। जब फर्स्ट लेटर टी जो था वो थ्रियोनिन ने ले लिया, तो अब किसकी बारी आई, तब सेकंड लेटर की बारी आई, ठीक है, वाई, इसलिए इसको वाई बोला गया। और फेनिलएलानिन लिखा तो पी से जा रहा है, ठीक है, लिखा तो पी से जा रहा है, फेनाइल एलालिन। लेकिन आप मन में सोचिए, फेनिल एलालिन सुन करके आपके मन में क्या आता है, फा आता है, फा मतलब एफ आता है, ठीक है, फेनिल तो उसी के नाम से एफ है। तो याद रखने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियो को अब आगे की ओर और अदर एमिनो एसिड्स को डिस्कशन की तरफ मूव करता हूँ। तो पहला आता है सिस्टीन और मेथियोनिन। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, आगे मैं देखूँगा या बताऊँगा आपको कि क्यों इससे ऐसा बोला जा रहा है। तो सिस्टीन और अगर मेथियोनिन की बात करी जाए तो ये अमीनो एसिड थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग ये है कि इनके पास सल्फ़र पाया जाता है। तो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है वो सीएम महोदय हैं, ठीक है। सीएम महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब क्या है, उनके पास सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड है सीएम, ठीक है। अब दोनों के ग्रुप्स में अंतर है। इनके ग्रुप को सल्फाइड्रिल ग्रुप या थायोल ग्रुप भी बोलते हैं। सल्फाइड्रिल, सल्फर और हाइड्रोजन के मिलने से जो ग्रुप बन रहा है सल्फाइड्रिल ग्रुप या थायोल ग्रुप बोल रहे हैं। और इनको बोल रहे हैं थायो ईथर ग्रुप, ठीक है, इनको बोल रहे हैं थायो ईथर ग्रुप। ईथर देख लेते हैं। ईथर जो होता है वो दोस्त होता है वाटर का। ये देखिए वाटर, इतना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये वाटर, वाटर का फार्मूला उम्मीद है सबको पता होगा। ये हो गया वाटर, H2O। H की जगह R लगाओ, H की जगह R लगाओ और O को जैसे कि तैसे रख दो, इसको बोलते हैं ईथर, ठीक है। अगर इसी O को हटा दिया जाए, S लगा दिया जाए और R हो जाए तो इसको बोलते हैं थायो ईथर। याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, सल्फर को थायो बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे नाम हुआ थायो ईथर। ये देखिए R, ये पूरा R और S, थायो ईथर। इसमें थायो ईथर बॉन्ड होता है। क्वेश्चन आता है ना, थायो ईथर किस में पाया जाता है। अब आपको तो पता है कि थायो मतलब होता है सल्फर, लेकिन अब भूल गए मेथियोनिन था कि सिस्टीन था, और वो दोनों एग्जाम्पल देगा जरूर, ठीक है। सॉरी, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऑप्शन, दोनों ऑप्शन जरूर देगा। कंफ्यूज करने की कोशिश तो करेगा ही वो। ये करते क्या, ध्यान रखना है। सल्फाइड्रिल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, सल्फाइड्रिल ग्रुप क्या करता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाता है। सल्फाइड्रिल ग्रुप क्या करता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो डाई सल्फाइड, और ये नहीं बनाते हैं। तो इसके स्टेटमेंट बेस खूब क्वेश्चंस आते हैं कि मेथियोनिन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है या सिस्टीन बनाता है, कौन नहीं बनाता है। ध्यान रखिएगा, तो सिस्टीन बनाता है, मेथियोनिन नहीं बनाता है। दोनों के पास सल्फर है, लेकिन दोनों से जुड़ा हुआ जो है वो H है। क्यों नहीं बताते हैं ये भी देखना है ना। बेस टू चेस, तो बेस क्लियर हो गया, अब चेस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया H और ये हो गया CH3। ये CH3 क्या करता है, ये इसको स्टेबिलिटी देता है। बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड कब बनता है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में जॉब कर रहा है, मान लेते हैं वो इस या HDFC में जॉब कर रहा है, और उसको विप्रो ने बुलाया कि भैया मेरे यहाँ काम करो, तो वो यहाँ के बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ पे जाएगा। कब जाएगा, जब यहाँ से ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब HDFC से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा आराम होगी, कम काम होगा, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तभी वो जाएगा विप्रो में काम करने के लिए। तो ये यहाँ से बॉन्ड तब तोड़ेगा जब बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर, ये एक्स वाई के बीच में बॉन्ड तब टूटेगा जब एक्स जेड के बीच में बनने वाला बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा।
तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल पहले से ही है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल है तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्लियर? तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना स्टेटमेंट बेस, ठीक है, स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आएगा कि ये बनाया, ये नहीं बनाता है मिथ्योनिन और ये क्यों बनाता है, तो बता देना है आप CH3 ग्रुप क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा देता है, जिसके कारण ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता। ये वाला बॉन्ड टूट जाता है आसानी से। कैसे टूट जाता है वो भी अभी हम लोग देख लेंगे आगे। फिलहाल डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में और बात करते हैं। ये क्या करता है, एंट्रोपी को डिक्रीज करता है, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो कोई भी बॉन्ड बन रहा हो, कहीं पर भी कोई भी वीक से वीक बॉन्ड बन रहा हो, वो एंट्रोपी को हमेशा डिक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को डिक्रीज करेगा। अब एंट्रोपी क्या होती है, वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे, अमीनो एसिड्स के बारे में कंप्लीट हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर थर्मोडायनेमिक्स और आपका पीएच वगैरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तो धीरे धीरे होगा, टाइम की बहुत कमी है। आज लगातार 4 वीडियो अपलोड मैं करूंगा इसको बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि ग्लाइसिन उठाया कुछ भी लिख दिया, विकीपीडिया किया और उसमें से 4 पॉइंट उठा के, नहीं, पॉइंट वही लाए जाएंगे जो एग्ज़ाम से रेलिवेंट हो। यहाँ पर कोई हमें पैसा नहीं कमाना है, ठीक है, बस सोशल वर्क है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े आगे बढ़े। मेरा काम तो हो चुका है, हमें JRF चाहिए था, हमें मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो डिक्रीज एंट्रोपी, एंट्रोपी को डिक्रीज करता है, राइमिंग होती रहनी चाहिए। हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू फॉर्म होता है, ये क्या करता है, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू बनाता है। अब हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू अभी देख लेते हैं क्या होता है। हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू का मतलब अभी मैंने बताया, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से दूर भागने वाला। वाटर है पोलर, वाटर में मिल जाने वाला, पोलर 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 में मिलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में मिलता है। बुरे लोग बुरे लोगों के पास जाते हैं, अच्छे लोग अच्छे लोगों के पास जाते हैं। क्लियर? तो पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर से मिलेगा। वाटर है पोलर तो दूसरे से मिलेगा पोलर, मतलब वाटर है हाइड्रोफिलिक तो दूसरे से मिलेगा हाइड्रोफिलिक। और वाटर को देख के दूर कौन भागेगा, हाइड्रोफोबिक। तो देख लेते हैं, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू बना देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। सिस्टीन है और सिस्टाइन है, स्पेलिंग देखिएगा, TE लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये TE है सिस्टीन, और यहाँ पे TE गायब हो गया, ठीक है। तो ये होता है पोलर। क्यों पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पे SH ग्रुप है। जैसे OH होता है, अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ऑक्सीजन से नीचे होता है सल्फर, तो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट मोस्ट कौन होता है, फ्लोरीन। ये सब जो रैंडम 1-2 कॉन्सेप्ट इधर उधर से आते रहते हैं उनको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर का, ठीक है। तो सल्फर ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट है, और ऑक्सीजन के नीचे पाया जाता है सल्फर, तो वो भी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। थर्ड मोस्ट होता है नाइट्रोजन। चलिए, तो सल्फर के नीचे हाइड्रोजन, तो जिसके कारण अगर ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो पोलैरिटी हो, तो सल्फर से जुड़ा तभी पोलैरिटी है, तो ये पोलर हो गया सिस्टीन, ये भी पोलर हो गया सिस्टीन। अब 2 सिस्टीन दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये मान लेते हैं एक सिस्टीन है, ये मान लेते हैं दूसरा सिस्टीन है, और इसका जो कैप है, ये जो कैप वाला सेक्शन है, इसको हाइड्रोजन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे दोनों आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन हो जाती है गायब और बन जाता है एक बॉन्ड, ठीक है। कैसे हाइड्रोजन गायब हो जाती है, मैं केवल सल्फर वाला बता रहा हूँ, जगह की थोड़ी कमी है, रिसोर्सेज की भी थोड़ी कमी है। धीरे धीरे रिसोर्सेज आते चले जाएंगे और हम धीरे धीरे बोर्ड पे आ जाएंगे, बिल्कुल साक्षात सामने पढ़ाने, ठीक है। तो हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर ला रहे हैं, सल्फर और हाइड्रोजन। बाकी इधर जो ड्रामा लगा हुआ है वो लगा हुआ है, उससे नहीं मतलब, ये देखिए बना दिया ड्रामा, ठीक है। अब ये दोनों मिलते हैं, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर चाहिए ऑक्सीजन, ठीक, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ये तीनों मिल जाते हैं, रिएक्शन होती है, तीनों मिल गए और तीनों मिलके अलग हो गए। ये देखिए बड़ा गंदगी हो रही है, लेकिन फिर भी ये ठीक है। और ये वो क्या मिला, 2H और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, H2O, क्या बनाया, H2O, और ये दोनों के पीछे बॉन्ड बन गया, S और S। इसको बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। जब डाई सल्फाइड बॉन्ड बन गया तो ये क्या हो गया, इसके अंदर पोलैरिटी से नॉन पोलैरिटी आ गई। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक से क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक से क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मिलके क्या बना दिया, हाइड्रोफोबिक बना दिए। क्या हुआ, वाटर का एलिमिनेशन हुआ। अब जो ऑक्सीजन लेके आए थे, बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो केवल बनता है ल्यूमेन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसॉल में नहीं। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, या ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट बेस, तो ध्यान रखिएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन होती है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रमोट करने वाली कंडीशन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन।
जबकि साइटोसॉल के अंदर रिड्यूसिंग कंडीशन होती है। साइटोसॉल के अंदर रिड्यूसिंग कंडीशन होती है। तो साइटोसॉल के अंदर अगर प्रोटीन या अमीनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर पहुंच जाएगा, मतलब साइटोसॉल के अंदर कैसी कंडीशन होती है, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब हम लोग आर माने ले रहे हैं, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या आगे और हम लोग देखते हैं। तो क्या यहाँ पे बताया गया है कि डाइसल्फाइड, इससे पहले हम लोगों ने शुरुआत की वीडियो में देख लिया था कि याला सिंबल इनहिबिट करने का, याला सिंबल प्रोमोट करने का। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर होंगे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होंगे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखता हूँ इसीलिए, ठीक है, थोड़ा सा लिख करके खूब सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। हर एक लाइन के बाद बहुत सारा सोचना है। साइटोसॉल में क्यों नहीं बनता, आपको याद रहना चाहिए। साइटोसॉल में रिड्यूसिंग कंडीशन होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होती है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन्स के बीच में बनता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है। क्यों बनता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर भी रिड्यूसिंग कंडीशन होती है, और रिड्यूसिंग कंडीशन क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को रोकता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को भी देख लिया। दोनों के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सल्फाइडल ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, थायो ईथर ग्रुप है। क्यों बोला जा रहा है, वाटर से आया ईथर, और ईथर में ओ हटा दिया गया तो थायो ईथर बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर सीरीज़ या जो भी मेरा कंटेंट है पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने अदर फ्रेंड्स को खूब ढेर सारा शेयर करिए, प्रमोट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, या कोई आपको क्रिटिक्स है तो वो भी एक अच्छा कमेंट ही है, नीचे आकर बताइए मुझे कि सर ये समझ में नहीं आया, ये आपने गलत बताया। गलत भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हर कहीं है, ब्रह्मा जी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्रिटिक्स होगा तो भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं। इसके अलावा इस बायोकेमिस्ट्री के बाद में आप कौन सी यूनिट चाहते हैं कि मैं उसको देखूं, उसको पढ़ाऊं, केवल एनिमल फिजियोलॉजी को छोड़ करके, ठीक है। उसके अलावा कोई भी यूनिट आप बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा उसको स्टार्ट करूं, उसके बारे में देखूं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब सारा अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।